नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी पर। दोस्तों, पैसा सिर्फ नोटों और सिक्कों का नाम नहीं है। पैसा हमारी सोच है, हमारे फैसले हैं, हमारी खुशियां और कभी कभी हमारी बर्बादी भी। और पैसों को समझना मतलब सिर्फ मैथ समझना नहीं है, बल्कि इंसान की साइकोलॉजी को समझना है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानियां सुनेंगे। ऐसी कहानियां जो आपको झकझोर देंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और शायद आपकी जिंदगी का रास्ता बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम सीखेंगे कि पैसा कमाना, बचाना और सही ढंग से इस्तेमाल करना असल में कितना अलग खेल है। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। जरा सोचिए, एक 960 में जन्मा एक बच्चा जिसने अपनी जवानी ऐसी इकोनॉमी में बिताई जहां इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था। उसकी जेब में आए हर हफ्ते के पैसों की कीमत अगले हफ्ते आधी हो जाती। वो बच्चा बड़ा होकर क्या सीखेगा? यही कि पैसा हमेशा भागता है और उसे पकड़ने के लिए आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। अब सोचिए, एक 990 में पैदा हुआ दूसरा बच्चा। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। प्राइस स्टेबल, स्टॉक मार्केट बूमिंग, अपॉर्चुनिटीज हर तरफ। वो बड़ा होकर क्या सीखेगा? यही कि पैसा आसानी से बढ़ सकता है, बस सही जगह इन्वेस्ट करो और एंजॉय करो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यही वजह है कि कोई भी इंसान पैसों को लेकर पागल नहीं होता। हम सब अपने अपने अनुभवों से सीखते हैं। जिसने गरीबी देखी वो रिस्क लेने से डरता है। जिसने कभी पैसे की तंगी नहीं देखी उसे लगता है पैसा हमेशा आता रहेगा। यहां तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की सोच भी उनके अनुभवों से बनी होती है। याद कीजिए जॉन एफ कैनेडी को 1960 के चुनावों में लोगों ने उनसे पूछा, आपने ग्रेट डिप्रेशन से क्या सीखा? और कैनेडी ने जवाब दिया, मैंने तो डिप्रेशन कभी देखा ही नहीं। हमारे घर में तो नौकर बढ़ गए थे और हम और अमीर हो गए थे। यानी एक ही दौर, लेकिन दो लोगों की नजर से दो बिल्कुल अलग दुनिया। तो लेसन ये है दोस्तों, जब आप किसी को पैसों के बारे में पागलपन भरा फैसला करते देखें तो समझिए वो उनके लिए सही हो सकता है, क्योंकि वो फैसला उनकी दुनिया, उनके अनुभवों, उनके डर और उनके सपनों से बना है। कोई भी पागल नहीं है, हम सब बस अपनी कहानियों के कैदी हैं। चैप्टर 2, लक रिस्क, किस्मत और खतरा। दोस्तों, जरा सोचिए, 1968 में सियाटल के एक छोटे से स्कूल लेकसाइड में एक बच्चा एडमिशन लेता है। इस स्कूल में उस समय दुनिया के गिने चुने स्कूल्स में से एक था जहां कंप्यूटर था। और वो बच्चा कौन था? बिल गेट्स। 13 साल की उम्र में ही बिल और उसके दोस्त पॉल एलन उस कंप्यूटर पर रात दिन प्रयोग करने लगे। सोचिए, जब पूरी दुनिया के करोड़ों बच्चों को कंप्यूटर छूने का भी मौका नहीं था, बिल गेट्स को अपने बचपन से ही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मिल चुकी थी। अब बताइए, क्या यह सिर्फ मेहनत थी? नहीं, यह था लक, किस्मत का एक अनमोल तोहफा। लेकिन अब सुनिए, उसी स्कूल में बिल का एक और सबसे अच्छा दोस्त था, केंट एवेंस। गेट्स और केंट दोनों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जीनियस थे। गेट्स मानते थे कि अगर केंट जिंदा रहते तो माइक्रोसॉफ्ट का कोफाउंडर वो भी होता। लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया। हाई स्कूल के दिनों में ही केंट एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मारा गया। बिल गेट्स को मिली किस्मत और केंट एवेंस को मिला रिस्क। दोनों के ऑड्स एक ही थे, 1 in a million। एक बच्चा मिला कंप्यूटर के लकी चांस से और दूसरा बच्चा खो गया एक दुर्भाग्यशाली एक्सीडेंट से। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप मानते हैं कि सफलता में लक का हाथ है, तो आपको यह भी मानना होगा कि असफलता में रिस्क का भी उतना ही बड़ा रोल है। इसलिए जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो सिर्फ उसकी मेहनत मत गिनिए, और जब आप किसी असफल इंसान को देखते हैं तो सिर्फ उसकी गलती मत गिनिए, क्योंकि दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमारी मेहनत के अलावा हजारों फैक्टर्स हमारे जीवन का आउटकम तय करते हैं। यही वजह है कि मॉर्गन हाउसल
हमें एक गहरी सलाह देते हैं। बी केयरफुल किसे एडमायर करते हो और किसे जज करते हो, क्योंकि सफलता हमेशा उतनी परफेक्ट नहीं होती जितनी दिखती है, और असफलता हमेशा उतनी गलत नहीं होती जितनी लगती है। कभी कभी बस किस्मत साथ दे देती है और कभी कभी रिस्क सब छीन लेता है। चैप्टर 3, नेवर इनफ, कभी भी काफी नहीं। दोस्तों, एक पार्टी में मशहूर लेखक जोसेफ हेलर बैठे थे। किसी ने उनसे कहा, देखो, इस पार्टी के मेजबान हेज फंड मैनेजर ने एक ही दिन में इतनी कमाई की है जितनी तुमने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी किताब कैच 22 से नहीं कमाई। जोसेफ हेलर मुस्कुराए और बोले, हां, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, इनफ, काफी। कितना छोटा जवाब था, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। अब आइए 2 कहानियां सुनते हैं। पहली, रजत गुप्ता की। भारत के कोलकाता से ऑर्फन होकर निकला ये लड़का मैकिन्सी का सीईओ बना। करोड़ों की कमाई, पावर, प्रेस्टीज, सब कुछ उसके पास था। लेकिन गुप्ता को ये सब काफी नहीं लगा। गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर रहते हुए उसने अंदर की खबरें चुराकर हेज फंड वालों को दी। कुछ लाख डॉलर का और फायदा कमाने की लालच में उसने अपनी प्रतिष्ठा, करियर और आजादी सब गंवा दी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इनफ कभी महसूस ही नहीं किया। दूसरी कहानी, बर्नी मदोफ की। मदोफ पहले से ही एक लिजिट बिजनेसमैन था। सालाना करोड़ों कमा रहा था। लेकिन उसने एक पोंजी स्कीम शुरू की और अरबों डॉलर का फ्रॉड किया। सोचिए, जिसके पास पहले से इतनी दौलत थी, उसे धोखा करने की क्या जरूरत थी? जवाब वही है, इनफ कभी काफी नहीं लगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्किल यही है, अपने गोलपोस्ट को रोकना। मतलब, एक बार जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा आ जाए तो रुक जाना सीखो, क्योंकि अगर हर बार और चाहिए तो कभी भी संतोष नहीं मिलेगा, और बिना संतोष के हर दौलत अधूरी लगती है। तो लेसन यह है दोस्तों, पैसा, पावर और सक्सेस का खेल एंडलेस है। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे रहेगा, लेकिन असली जीत उसी की है जो कह सके, मेरे पास काफी है। क्योंकि जो इनफ समझ लेता है वही सच्चा अमीर है। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, चमत्कारिक कंपाउंडिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल के अंत में आप कितने बेहतर बनेंगे? जवाब है 37 गुना। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटी सी ग्रोथ जो बार बार रिपीट होती है और समय के साथ अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफेट। आज बफेट की नेटवर्थ $80 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से 99% दौलत उन्होंने अपनी 50वीं बर्थडे के बाद बनाई। अगर बफेट ने 30 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता और 60 पर रिटायर हो गए होते, तो शायद उनका नाम आपने कभी सुना भी नहीं होता। उनका असली सीक्रेट सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उनका पेशेंस है। उन्होंने बचपन से इन्वेस्ट करना शुरू किया और बुढ़ापे तक कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया। अब सुनिए जिम साइमंस की कहानी। जिम साइमंस ने अपनी हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजीज से 66% की अनबिलीवेबल एनुअल रिटर्न बनाई। वो बफेट से कहीं बेहतर इन्वेस्टर माने जाते हैं, लेकिन उनका इन्वेस्टिंग करियर 50 की उम्र के बाद शुरू हुआ। और यही वजह है कि आज उनकी नेटवर्थ बफेट से बहुत कम है। यानी दोस्तों, फर्क रिटर्न में नहीं, फर्क है टाइम में। बफेट ने 70 सालों तक कंपाउंडिंग को मौका दिया और जिम साइमंस ने सिर्फ 30 सालों तक। कंपाउंडिंग समझना आसान नहीं है। लिनियर सोच तो हमें समझ आती है, 8 + 8 + 8 कितना होगा, सबको पता है। लेकिन 888 का रिजल्ट सुनकर दिमाग चकरा जाता है। इसीलिए लोग कंपाउंडिंग की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन यही फॉर्मूला हर जगह काम करता है, आपके पैसे में, आपकी हैबिट्स में और आपकी नॉलेज में। छोटी छोटी प्रोग्रेस अगर लगातार होती रहे तो उसका नतीजा जादुई होता है। लेसन यह है दोस्तों,
कंपाउंडिंग को टाइम दो। जल्दी वेल्थ पाने की दौड़ मत लगाओ। बड़े बड़े रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रिटर्न्स, क्योंकि कंपाउंडिंग का चमत्कार तभी दिखता है जब आप शट अप एंड वेट करते हैं। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, बड़े दाव चाहिए और कभी कभी तो थोड़ी किस्मत भी। लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए कुछ और, चाहिए सतर्कता, विनम्रता और थोड़ा डर। क्योंकि जो लोग रिस्क लेकर ऊपर पहुंचते हैं, वही लोग अक्सर उसी रिस्क की वजह से नीचे भी गिर जाते हैं। एक 929 की बात है। वॉल स्ट्रीट पर खून की बारिश हो रही थी। मार्केट क्रैश हो चुका था। लोग आत्महत्याएं कर रहे थे। लेकिन उस समय एक आदमी इतिहास में दर्ज हो गया, जेस्से लिवरमोर। जेस्से ने उस क्रैश से पहले मार्केट को शॉर्ट किया था। जब पूरी दुनिया कंगाल हो रही थी, वो $100 मिलियन, आज के अरबों डॉलर का मालिक बन गया। उस दिन वो अपनी फैमिली के पास लौटा और सबके रोते चेहरे देखकर बोला, चिंता मत करो, मैं तो अब पहले से भी ज्यादा अमीर हूं। लेकिन कुछ ही सालों बाद जेस्से ने सब गवा दिया। आखिर में उसने कर्ज में डूबकर अपनी जान तक ले ली। क्यों? क्योंकि अमीर बनने की कला उसे आती थी, लेकिन अमीर बने रहने की नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अमीर बने रहने का सबसे बड़ा राज है 3 चीजें। एक फ्रगैलिटी, सादगी, जितना मिले उससे ज्यादा खर्च मत करो। 2 पैरानोआ, सतर्कता, ये मत मानो कि अच्छी हालत हमेशा रहेगी। 3 रूम फॉर एरर, सुरक्षा का कुशन, हमेशा फॉलबैक प्लान रखो। सोचिए, वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर आज भी सिंपल लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सर्वाइवल ही असली गेम है। जेस्से लिवरमोर एक बार जीत गया, लेकिन बार बार सर्वाइव नहीं कर पाया। और यही फर्क है, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। तो लेसन यह है दोस्तों, अमीर बनना तो बहुत लोग सीख जाते हैं, लेकिन अमीर बने रहना ही असली बुद्धिमानी है। क्योंकि पैसा कमाना दौड़ है और पैसा बचाकर रखना मैराथन। चैप्टर 6, टेल्स, यू विन, छोटे मौके, बड़े नतीजे। दोस्तों, सोचिए, अगर आप 100 बार सिक्का उछालें और उसमें से सिर्फ 2 से 3 बार ही हेड आए, लेकिन वही 2 से 3 बार इतना बड़ा रिवॉर्ड दे कि बाकी सारी असफलताओं की भरपाई हो जाए, तो क्या होगा? यही असली राज है बड़े रिजल्ट्स का। बहुत सारी छोटी असफलताओं के बीच छिपे कुछ रेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसेस। अमेज़न का एग्जाम्पल लीजिए। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें से ज्यादातर फेल हो गए, लेकिन बस कुछ बड़े बेट्स जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS, प्राइम मेंबरशिप और मार्केट प्लेस, ये इतने सफल हुए कि उन्होंने बाकी सब नाकामियों को इररेलेवेंट बना दिया। आज अमेज़न $1 ट्रिलियन कंपनी है, लेकिन उसकी ताकत उन चंद रेयर सक्सेसेस में है, न कि हर छोटे छोटे प्रोजेक्ट की जीत में। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नेचर भी यही करती है। पूरी दुनिया में अरबों एक्सपेरिमेंट्स हर दिन होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ रेयर स्पीशीज सर्वाइव करके नई दुनिया बनाती है। यानी सक्सेस का रूल सिंपल है, फेलियर्स तो आएंगे ही, लेकिन कुछ रेयर टेल्स आपकी जिंदगी बदल देंगी। तो दोस्तों, लेसन यह है, सक्सेस लिनियर नहीं होती। रेयर मोमेंट्स डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स देते हैं। आपको बस इतना करना है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, कोशिशें करते रहो और रेडी रहो उस एक टेल इवेंट के लिए जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल देगा। चैप्टर 7, फ्रीडम, आजादी। दोस्तों, सोचिए, आप सुबह उठते हैं और पूरा दिन आपकी मर्जी का है। कोई बॉस नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई मजबूरी नहीं। आप तय करते हो कि कब काम करना है, कब आराम करना है और किसके साथ समय बिताना है। यही है असली दौलत, आजादी, फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों की सबसे बड़ी शक्ति लैम्बोर्गिनी, प्राइवेट जेट या 5 स्टार होटल्स नहीं है। असली ताकत है अपने समय पर कंट्रोल। क्योंकि जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप कह सको, आज मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे करना है, तब आप सच्चे मायनों में अमीर हो।
एक सर्वे में लोगों से पूछा गया, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? जवाब सिंपल था, अपने स्केड्यूल पर कंट्रोल होना। सोचिए, अगर आप करोड़ों कमाते हो लेकिन 18 घंटे काम करने पड़ते हैं, मीटिंग्स और डेडलाइंस की कैद में हो, तो क्या वो पैसा आपको खुश करेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर मॉडेस्ट इनकम में भी आपको अपने टाइम की आजादी है, तो वो जिंदगी कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग होगी। मॉर्गन कहते हैं, फ्रीडम सबसे बड़ी लक्जरी है। कोई भी चीज आपकी जिंदगी को उतना रिच नहीं बनाती जितना मैं अपने टाइम का मालिक हूं वाली फीलिंग। तो पैसा बचाने और कमाने का असली मकसद यही होना चाहिए, जिंदगी में इतना हासिल करना कि आप अपने टाइम और डिसीजंस के मालिक बन सके। तो लेसन यह है दोस्तों, पैसों का अल्टीमेट गोल स्टेटस या लक्जरी नहीं, बल्कि फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अपने दिन, अपनी जिंदगी और अपने चॉइसेस पर पूरी आजादी। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, गाड़ी वाला आदमी का भ्रम। दोस्तों, आपने कभी सड़क पर कोई लग्जरी कार देखी है? फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, और उस कार में बैठे शख्स को देखकर आपके मन में क्या आता है? क्या आप सोचते हो, वाह, ये इंसान कितना सक्सेसफुल है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं? असल में नहीं, ज्यादातर लोग कार में बैठे इंसान को नोटिस ही नहीं करते। वो बस कार को एडमायर करते हैं, यानी असली रिस्पेक्ट गाड़ी को मिलती है, आदमी को नहीं। मॉर्गन हाउसल इसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी तो लोग हमें एडमायर करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हमें नहीं, हमारी गाड़ी को एडमायर करते हैं। लोग सीक्रेटली ये सोचते हैं, काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, ना कि वाह वो इंसान कितना महान है। सोचिए, अगर कोई अपने स्टेटस दिखाने के लिए लक्जरी चीजें खरीदता है तो वो उल्टा ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि असली रिस्पेक्ट इंसान को उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी वैल्यूज और उसके बिहेवियर से मिलती है, न कि चमचमाती गाड़ियों या ब्रांडेड कपड़ों से। तो लेसन यह है दोस्तों, अगर आप दूसरों की नजरों में रिस्पेक्ट चाहते हो तो स्टेटस सिंबल्स के पीछे मत भागो। असली इज्जत आपके कैरेक्टर और बिहेवियर से आती है, न कि आपकी कार या घड़ी से। क्योंकि जब लोग आपकी गाड़ी देखते हैं, वो आपको एडमायर नहीं करते, वो खुद को उस गाड़ी में इमेजिन करते हैं। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, दौलत वो है जो नजर नहीं आती। दोस्तों, सोचिए, आप किसी के घर जाते हो और वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी दिखती हैं, महंगे ब्रांड्स के कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स, और आप सोचते हो, वाह ये इंसान कितना अमीर है। लेकिन सच्चाई यह है, वो सब चीजें उसकी अमीरी का सबूत नहीं है। असल दौलत वो है जो आप देख ही नहीं सकते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रिच दिखने और वेल्दी होने में बहुत फर्क है। रिच वो है जो महंगी चीजें खरीदता है, वेल्दी वो है जिसके पास पैसे हैं जो खर्च नहीं किए गए। यानी असली दौलत वो है जो बैंक अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में छुपी है। गाड़ियां, कपड़े और गैजेट्स, ये बस दौलत का दिखावा है, दौलत खुद नहीं। सोचिए, जब आप किसी को लैम्बोर्गिनी चलाते देखते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि उसने वो कैश से खरीदी है या कर्ज लेकर। हो सकता है उसके पास ईएमआई चुकाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते हों। तो बाहर से रिच दिखना और अंदर से वेल्दी होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। मॉर्गन कहते हैं, असली दौलत है फाइनेंशियल एसेट्स यू डोंट सी, वो पैसा जो आपने बचा लिया है, वो पैसा जो आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा जो आपको आजादी देगा। यानी असली वेल्थ है आपकी अनसीन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, न कि वो चीजें जो आप दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हो। तो लेसन यह है दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की लाइफस्टाइल देखकर जलें तो याद रखिए, असली दौलत वो है जो नजर ही नहीं आती। वेल्थ इज नॉट वॉट यू स्पेंड टू शो ऑफ, वेल्थ इज वॉट यू साइलेंटली कीप। चैप्टर 10, सेव मनी, पैसा बचाइए। दोस्तों, हम सब पैसों के बारे में बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरीज पढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट,
म्यूचुअल फंड्स, इन्फ्लेशन। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली धन का पहला और सबसे आसान प्रिंसिपल है, पैसा बचाइए। अब आप सोच रहे होंगे, बचत क्यों जरूरी है? क्योंकि बचत ही आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करती है। बचत ही आपको फ्रीडम देती है। बचत ही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारी वेल्थ खड़ी होती है। बिना बचत इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए, बहुत से लोग हाई इनकम कमाते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे नहीं बचते। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ जाती है। सैलरी 50,000 हुई तो खर्च 50,000, सैलरी 5 लाख हुई तो खर्च 5 लाख। लेकिन वेल्थ उन लोगों के पास आती है जो अपनी इनकम से कम खर्च करके बीच का हिस्सा बचा लेते हैं। मॉर्गन कहते हैं, सेविंग का मैथ बहुत सिंपल है। हाई इनकम होना जरूरी नहीं। एवरेज इनकम में भी अगर आप डिसिप्लिन से बचत करते हो तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। बचत का खेल ईगो से जुड़ा है। अगर आप दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली आपके पास बचत बढ़ने लगेगी। तो लेसन यह है दोस्तों, पैसा बचाना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह बिहेवियर का खेल है। हर एक्स्ट्रा बचत आपके लिए नया ऑप्शन बनाती है, और असली अमीरी वो है जब आपके पास ऑप्शंस हो। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल, सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि व्यावहारिक बनो। दोस्तों, पैसों की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि आपको हमेशा रैशनल, पूरी तरह लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जिंदगी और पैसा सिर्फ लॉजिक पर नहीं चलते। इंसान मशीन नहीं है। असली खेल है रीजनेबल, व्यावहारिक बने रहना। सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा हो और आपके इन्वेस्टमेंट 30% डाउन हो जाए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम कहेगा, चिंता मत करो, लॉन्ग टर्म में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक इंसान, वो डर जाएगा, बेचैनी होगी, नींद उड़ जाएगी। अब बताइए, क्या उस हालत में डिसीजन पूरी तरह रैशनल होगा? शायद नहीं, क्योंकि हमारी इमोशंस हमें इन्फ्लुएंस करती है। यही कारण है कि सबसे अच्छे इन्वेस्टर्स भी 100% रैशनल नहीं होते। वो बस इतना करते हैं कि अपने डिसीजंस को रीजनेबल रखते हैं। एग्जाम्पल, कोई इन्वेस्टर घर खरीदता है, भले ही रेंट लेना ज्यादा फाइनेंशियली लॉजिकल हो। क्यों? क्योंकि घर ओनरशिप उसे इमोशनल सिक्योरिटी देता है। कोई व्यक्ति एफडी में पैसा रखता है, भले ही रिटर्न कम हो। क्यों? क्योंकि उसे सेफ्टी चाहिए। तो लेसन यह है दोस्तों, हमेशा रैशनल बनने की कोशिश मत करो। प्रैक्टिकल और रीजनेबल डिसीजंस लो जो आपकी लाइफ, आपकी फैमिली और आपके कंफर्ट जोन के लिए सही हो। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा हमारी भावनाओं, डर और सपनों से भी जुड़ा है। मॉर्गन कहते हैं, रीजनेबल डिसीजंस लंबे समय तक टिकते हैं, लेकिन प्योर रैशनल डिसीजंस अक्सर टूट जाते हैं। इसलिए जो सस्टेनेबल है वही चूज करो। चैप्टर 12, सरप्राइज। सरप्राइज। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपसे 2019 में कहता कि अगले साल पूरी दुनिया रुक जाएगी, स्कूल्स, ऑफिसेज, ट्रैवल सब बंद हो जाएगा, लोग घरों में कैद होंगे, मास्क पहनेंगे और इकोनॉमी ठहर जाएगी, आप क्या कहते? ये मजाक है। लेकिन 2020 में आया कोरोना वायरस और पूरी दुनिया ने वो देख लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही है सरप्राइज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है कि चीजें हमेशा सरप्राइज करती है। 1914 में लोगों को लगा था कि वर्ल्ड वॉर सिर्फ कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन वो 4 साल तक चला। 1929 के बाद लोगों ने सोचा था कि अब कभी मार्केट्स रिकवर नहीं होंगी, लेकिन हिस्ट्री ने सबको चौंका दिया। 2008 का हाउसिंग क्रैश भी अचानक से फट पड़ा, जबकि उससे पहले सबको लग रहा था कि मार्केट सुरक्षित है। समस्या यह है कि हम भविष्य को हमेशा अपने अतीत के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन दुनिया हमेशा नए तरीकों से बदलती है। जो पहले कभी हुआ है वही दोबारा होगा, ये जरूरी नहीं। असली खतरे और असली मौके अक्सर वहीं से आते हैं जहां से हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो लेसन यह है दोस्तों,
पैसों की दुनिया में हमेशा याद रखो कि सरप्राइजेस आएंगे। आपको फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करना है, बस खुद को फ्लेक्सिबल रखना है। सेफ्टी मार्जिन रखो, इमरजेंसी फंड रखो और मेंटली तैयार रहो कि दुनिया कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सच यही है, फ्यूचर विल सरप्राइज अस। हमेशा। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर, सुरक्षा का कुशन। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। अगर आप हर कदम बिल्कुल किनारे पर रखते हो तो एक छोटी सी फिसलन आपको नीचे खाई में गिरा सकती है। लेकिन अगर आप बीच के रास्ते पर चलो, थोड़ा सा बफर रखो, तो भले ही पैर फिसले, आपके पास संभलने का मौका रहेगा। पैसों की दुनिया में भी यही सच है। इसे कहते हैं रूम फॉर एरर, यानी सुरक्षा का कुशन। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बहुत से लोग अपने प्लान्स ऐसे बनाते हैं जैसे सब कुछ परफेक्टली चलेगा। मेरी जॉब कभी नहीं जाएगी, मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, इमरजेंसी कभी नहीं आएगी। लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आते हैं, रिसेशन, इलनेस, जॉब लॉस, एक्सीडेंट्स, और ये सब आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को हिला सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा अपने पैसों में मार्जिन रखें, इमरजेंसी फंड बनाइए, इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी बफर रखिए, जिंदगी के हर बड़े प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसके पास फॉल बैक होता है। हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी इसी प्रिंसिपल पर टिके हैं। बफेट और मुंगेर कहते हैं, हमने इतने सालों तक सर्वाइव सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमने कभी भी खुद को खतरे के एज पर नहीं रखा। यानी सर्वाइवल स्पीड, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ही असली जीत है। तो लेसन यह है दोस्तों, स्मार्ट होना काफी नहीं है, सेफ होना जरूरी है। आपके पास जितना बड़ा रूम फॉर एरर होगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और सर्वाइवल बढ़ेगा। क्योंकि असली अमीरी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। चैप्टर 14, यूल चेंज, आप बदल जाओगे। दोस्तों, सोचिए, जब आप 18 साल के थे तब आपकी पसंद, आपके सपने, आपकी सोच कैसी थी? और आज वही सपने क्या आपको उतने ही जरूरी लगते हैं? शायद नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हम सब बदलते हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी प्रायोरिटीज और हमारे गोल्स समय के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। यही है यूल चेंज। कई लोग फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे उनकी लाइफ हमेशा एक जैसी रहेगी। 25 साल की उम्र में कहते हैं, मैं 65 तक कॉर्पोरेट जॉब ही करूंगा, या मैं कभी भी अपना घर नहीं बेचूंगा। लेकिन असल में 10 से 15 साल बाद हमारी पसंद और जरूरतें बदल जाती है। हमारी एम्बिशंस, हमारी प्रायोरिटीज और हमारी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल जाती है। एग्जाम्पल लीजिए, बहुत से लोग अपनी 20S में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, स्टार्टअप्स शुरू करते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं। लेकिन 40S या 50S आते आते स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। या कोई इंसान शुरुआत में पैसे कमा कर लक्जरीज चाहता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर उसे फैमिली टाइम और हेल्थ ज्यादा वैल्यूबल लगने लगते हैं। मॉर्गन कहते हैं, सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने फ्यूचर को आज की सोच से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान आप 30 पर हो, वही इंसान आप 60 पर नहीं रहोगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, अपने गोल्स और स्ट्रैटेजीज को बदलने की जगह दो। तो लेसन यह है दोस्तों, आप बदलोगे, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी। इस बदलाव को एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमानी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब रिजिड होना नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि जिंदगी का एकमात्र कांस्टेंट है चेंज। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप एक शानदार चीज खरीदते हो, जैसे गाड़ी, घर या महंगा मोबाइल, तो आपको साफ दिखता है कि आपने इसकी कितनी कीमत चुकाई। लेकिन पैसों की दुनिया में कुछ ऐसी कॉस्ट भी होती है जो इनविजिबल होती है, और यही है असली सच, कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न कमाना कोई जादू नहीं है,
उसकी भी कीमत है, लेकिन वो कीमत पैसे में नहीं बल्कि वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी में चुकानी पड़ती है। जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो सब खुश होते हैं, लेकिन जब गिरती है तब डर, बेचैनी और स्लीपलेस नाइट्स आती है। यानी हाई रिटर्न का असली प्राइस है आपकी मेंटल सफरिंग और पेशेंस। सोचिए, जैसे जिम में स्ट्रांग बॉडी फ्री नहीं मिलती, उसकी कीमत है पसीना, दर्द और मेहनत। वैसे ही वेल्थ फ्री नहीं मिलती, उसकी कीमत है अनसर्टेनिटी और रिस्क सहना। अगर आप ये प्राइस देने को रेडी नहीं हो तो हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत कीजिए। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग इस हिडन कॉस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। वो मार्केट क्रैश देखते ही घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। लेकिन विनर्स वो होते हैं जो समझते हैं कि ये कॉस्ट गेम का हिस्सा है। डर और चिंता ही उस प्राइस का हिस्सा है जो आपको ग्रेट वेल्थ के लिए चुकाना पड़ता है। तो लेसन यह है दोस्तों, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर रिवॉर्ड की एक हिडन कॉस्ट होती है और असली बुद्धिमानी यह है कि उस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करो और एक्सेप्ट करो। क्योंकि याद रखो, नथिंग्स फ्री। चैप्टर 16, यू मी, तुम और मैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। आपका गोल है अगले 30 सालों के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना। लेकिन ठीक उसी मार्केट में कोई दूसरा इंसान इन्वेस्ट करता है। उसका गोल है अगले 30 मिनट में प्रॉफिट कमाना। अब बताइए, क्या आप दोनों एक जैसे सोचोगे? कभी नहीं। यही है यू मी का फर्क। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर अलग होता है। कोई स्टॉक इसलिए खरीदता है कि वो रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहा है। कोई वही स्टॉक इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कल इसकी कीमत डबल हो जाएगी। और कोई वही स्टॉक इसलिए बेचता है क्योंकि उसे तुरंत कैश चाहिए। मतलब, एक ही चीज पर अलग अलग लोग बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों के फैसले देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे, उसने ये स्टॉक बेच दिया, मुझे भी बेचना चाहिए। वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका गोल और हमारा गोल एक जैसा नहीं है। उसके लिए सही डिसीजन हमारे लिए गलत भी हो सकता है। सोचिए, जैसे कोई आदमी मैराथन दौड़ रहा है और कोई 100 मीटर रेस। दोनों की पेस अलग होगी। अब अगर मैराथन वाला स्प्रिंटर की स्पीड अडॉप्ट कर ले तो बीच रास्ते में ही थक कर गिर जाएगा। ठीक वैसे ही फाइनेंस में भी आपकी रेस आपकी है और दूसरों की उनकी। तो लेसन यह है दोस्तों, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस दूसरों को देखकर मत लो। अपनी सिचुएशन, अपने गोल्स और अपनी टाइमलाइन के हिसाब से सोचो, क्योंकि जो उसके लिए सही है वो आपके लिए विनाश भी हो सकता है। और याद रखो, यू आर नॉट मी एंड आई एम नॉट यू। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, जब कोई कहता है कि भविष्य बहुत ब्राइट है तो लोग बस मुस्कुराकर सुन लेते हैं। लेकिन जब कोई कहता है सब बर्बाद हो जाएगा, कोलैप्स आ रहा है, तो अचानक सब डर जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। यानी पॉजिटिविटी हमें इंस्पायर करती है, लेकिन नेगेटिविटी हमें हिप्नोटाइज कर लेती है। यही है द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में पेसिमिज्म हमेशा ज्यादा बिलीवेबल लगता है। अगर कोई कहे कि मार्केट अगले 10 सालों में डबल हो जाएगी तो हमें शक होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मार्केट क्रैश होने वाली है तो हम तुरंत पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि दिमाग नेचुरली डर को ज्यादा सीरियसली लेता है। हिस्ट्री भी यही बताती है। 1850 में लोग डरते थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जॉब्स खत्म हो जाएंगी। 1900 में डर था कि सिटीज पोल्यूशन से मर जाएंगी। 1970 में ऑयल क्राइसिस से सब खत्म हो जाएगा। लेकिन टाइम के साथ सॉल्यूशंस निकले और दुनिया आगे बढ़ती रही। फिर भी पेसिमिज्म हर बार ज्यादा पावरफुल लगता है। मॉर्गन कहते हैं, पेसिमिज्म सेडक्टिव है क्योंकि वो प्रैक्टिकल लगता है। ऑप्टिमिज्म में इमेजिनेशन चाहिए, लेकिन पेसिमिज्म रियल और अर्जेंट लगता है। पेसिमिस्ट कहता है खतरा है, ऑप्टिमिस्ट कहता है भविष्य बेहतर होगा।
लोग नेचुरली पेसिमिस्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो लेसन यह है दोस्तों, फाइनेंशियल लाइफ में नेगेटिव न्यूज से हिप्नोटाइज मत होइए। हाँ, रिस्क्स को इग्नोर मत करो, लेकिन यह भी समझो कि लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस हमेशा होती रही है और आगे भी होगी, क्योंकि इतिहास बताता है प्रॉब्लम्स आती है लेकिन सॉल्यूशंस भी आते हैं। ऑप्टिमिज्म धीरे चलता है लेकिन जीतता हमेशा वही है। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग, जब आप कुछ भी मान लेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि कल आपकी सैलरी दोगुनी हो जाएगी तो आप खुश होकर मान लेंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि कल मार्केट क्रैश होगा और आपकी सेविंग्स आधी रह जाएंगी तो आप डरकर तुरंत मान लेंगे। यानी जब बात हमारे पैसों और उम्मीदों की होती है तो हम आसानी से कुछ भी बिलीव कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी अनरियलिस्टिक क्यों न हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब ग्रीड और फियर एक्सट्रीम हो जाते हैं तब इंसान सबसे अजीब चीजें मान लेता है। एक 990S का .com बबल याद कीजिए। कंपनीज के पास ना प्रोडक्ट था ना प्रॉफिट, लेकिन लोग उनके शेयर्स करोड़ों में खरीद रहे थे क्योंकि सबको भरोसा था कि ये फ्यूचर है। 2008 के हाउसिंग बबल में लोगों ने मान लिया कि घरों की कीमत कभी नीचे नहीं जाएगी। रिजल्ट, पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई। लोगों ने वो बिलीव किया जो उनकी उम्मीदों को सूट करता था, न कि रियलिटी को। असल में हम फैक्ट्स से ज्यादा स्टोरीज पर भरोसा करते हैं। अगर कोई कहानी हमारी इमोशन से जुड़ती है, हम उसे सच मान लेते हैं। लालच में हम बड़ी रिटर्न्स वाली कहानियों पर यकीन कर लेते हैं। डर में हम हर डूम प्रेडिक्शन को मान लेते हैं। यानी मनी वर्ल्ड में बिलीफ अक्सर लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग्स से चलता है। तो लेसन यह है दोस्तों, जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस या स्टोरी सुनो, खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी उम्मीदों को अच्छा लग रहा है? हमेशा याद रखो, पैसे की दुनिया में लोग वही मानते हैं जो उनके ग्रीड या फियर को सैटिस्फाई करे। और यही वजह है कि बहुत बार लोग कुछ भी मान लेते हैं। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ, सब एक साथ। दोस्तों, अब तक हमने पैसों और साइकोलॉजी के अलग अलग पहलू देखे। लक और रिस्क, इनफ, कंपाउंडिंग, फ्रीडम, रूम फॉर एरर। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इन सारे लेसन्स का असली जादू तब होता है जब आप इन्हें एक साथ समझते और अप्लाई करते हो। यही है ऑल टुगेदर नाउ। सोचिए, अगर आप सिर्फ पैसे बचाना सीख गए लेकिन कंपाउंडिंग का फायदा नहीं लिया तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपने कंपाउंडिंग समझ लिया लेकिन इनफ नहीं समझा तो लालच में सब गवा दोगे। अगर आपने इन्वेस्टिंग की स्किल सीख ली लेकिन रूम फॉर एरर नहीं रखा तो एक क्रैश आपको खत्म कर देगा। यानी सक्सेस किसी एक रूल से नहीं आती बल्कि सारे छोटे छोटे रूल्स को जोड़ने से आती है। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ बिल्डिंग और वेल्थ कीपिंग दोनों के लिए कुछ सिंपल रूल्स को कंबाइन करना जरूरी है। पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग को टाइम दो, ह्यूमिलिटी रखो, इनफ समझो, कॉशन रखो, रूम फॉर एरर रखो, ऑप्टिमिज्म रखो, पेसिमिज्म से डरकर डिसीजंस मत लो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो क्योंकि यूल चेंज। जब ये सब वैल्यूज एक साथ आती है तभी असली फाइनेंशियल सक्सेस पॉसिबल होती है। तो लेसन यह है दोस्तों, पैसा कोई मैजिक ट्रिक से नहीं बनता। ये छोटे छोटे अच्छे हैबिट्स और सही माइंडसेट का जोड़ है। और जब ये सब ऑल टुगेदर नाउ हो जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी अनस्टॉपेबल हो जाती है। चैप्टर 20, कॉन्फेशंस, इकरारनामा। दोस्तों, इस किताब के आखिरी चैप्टर में मॉर्गन हाउसल अपने दिल की कुछ सच्चाइयां साझा करते हैं। वो मानते हैं कि पैसे के मामले में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, न वो, न आप, न मैं। हर किसी के पास अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी कहानियां होती हैं। यही है कॉन्फेशंस। मॉर्गन बताते हैं, उन्होंने भी कई बार गलतियां की, कई बार बिना जरूरत रिस्क लिया, कई बार डर की वजह से जल्दी बेच दिया और कई बार लालच में ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने सीखा कि पैसा सिर्फ कैलकुलेशन का खेल नहीं है,
ये बिहेवियर और माइंडसेट का खेल है। वो कॉन्फेस करते हैं कि उनके पास भी सारे जवाब नहीं है। कई बार वो भी फ्यूचर को गलत प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली है, सर्वाइवल इज द की। अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हो तो इवेंचुअली पैसा आपके लिए काम करने लगता है। मॉर्गन कहते हैं, हर इंसान को अपनी जिंदगी और अपने पैसों की एक अलग स्टोरी लिखनी होगी। जो आपके लिए काम करे वही सही है। दूसरों की रेस में मत दौड़ो। बस इतना ध्यान रखो कि आप फाइनेंशियल मिस्टेक से सर्वाइव कर पाओ और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। तो आखिरी लेसन यह है दोस्तों, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो सीख कर आगे बढ़ता है और टिके रहता है। क्योंकि अमीरी का असली खेल है नॉट गेटिंग रिच क्विक बट स्टेइंग रिच फॉर लॉन्ग। दोस्तों, आपने अभी मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानियां सुनी। इन कहानियों ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर्स और इन्वेस्टमेंट्स का खेल नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे डिसीजंस का खेल है। रोनाल्ड रीड ने सिखाया, पेशेंस और कंपाउंडिंग से कोई भी साधारण इंसान करोड़पति बन सकता है। रिचर्ड फस्कोन और बर्नी मदोफ ने दिखाया, लालच और नेवर इनफ आपको बर्बाद कर सकता है। बफेट ने बताया, कंसिस्टेंसी और सर्वाइवल असली जीत है। और हर चैप्टर ने हमें समझाया कि असली दौलत सिर्फ लक्जरी नहीं, बल्कि फ्रीडम, ऑप्शंस और पीस ऑफ माइंड है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पैसों के मामले में सिंपल और स्ट्रांग बने, तो इन लेसन्स को याद रखिए। कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए, इनफ समझिए, हमेशा रूम फॉर एरर रखिए, और पैसों का अल्टीमेट गोल स्टेटस नहीं बल्कि फ्रीडम बनाइए। उम्मीद है कि ये कहानी स्टाइल समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लाते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ।